फ्रेंड्स, अब ऑन द एक्सेल आई हैव टेकन एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. एक प्रॉपर्टी की वैल्यू समझिए मैंने, जिसकी वैल्यू रफली 1.2 करोड़ के आसपास रखी है, अज्यूम रेट, ठीक है, कि दिस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. एंड देन व्हाट आई हैव अज्यूम्ड इज दैट द प्रिवेलिंग काइंड ऑफ रेंटल यील्ड ऑफ दैट लोकेशन इज 2.5%. उसके बेसिस पे जो रेंट अमाउंट है वो आ रहा है रफली 3 lakhs पर ईयर. 1.2 करोड़ को 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करें परसेंट से तो वी गेट 3 lakhs पर ईयर और 25,000 पर मंथ. ठीक है. नाउ लेट्स से अ पर्सन वांट्स टू बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ 1.2 करोड़. क्या सिचुएशन रहेगी? अगर लोन लेना है, विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल एंड अप टेकिंग, तो द बैंक्स वुड इंसिस्ट कि भाई 25% डिपॉजिट आपको अपनी तरफ से देना है, देन दे विल बी एबल टू फंड. तो 1.2 करोड़ का 25% इज रफली 30 lakhs. 90 lakhs you will get the loan from the bank, obviously provided that you are having sufficient credit worthiness. And we assume कि है ना 20 years का लोन ले रहा है कोई इंसान. ठीक है. You can take higher as well, you can take lower as well. assumption हमने 20 साल का रखा है. अब इसमें interest rate 8.5% रखा है, 8.5%. It has been higher and it has been lower as well in the past. 8.5 अभी तक की डेट में इंडिया के पर्सपेक्टिव से has been the roughly median place. ठीक है. उसके बेसिस पे assuming 20 years का अगर आप लोन ले रहे हैं एंड 90 लाख का लोन ले रहे हैं, 90 lakhs का, द रफ मंथली मॉर्गेज और EMI और हाउसिंग लोन इंस्टॉलमेंट वुड बी रफली 78,000 पर मंथ. ठीक है. ये हमने बैंक्स के मॉर्गेज कैलकुलेटर से निकाला फिगर. इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 78,000 को, तो वैल्यू इज साल का आप रफली 9.3 lakhs पर ईयर यू वुड पे टू द बैंक एज योर मॉर्गेज पेमेंट्स और EMI पेमेंट्स towards the property of 1.2 crores. ये बहुत हाई लेवल समरी है. अब हम क्या करते हैं, we'll go into granular data in the next sheet जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है. इसमें लेट मी फर्स्ट, काफी सारे नंबर्स हैं तो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड. सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है. पहला पार्ट, 20 साल का पीरियड रखा लोन का, राइट? हमने कि भाई हमने 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी ली है लोन पे. लोन अमाउंट इनिशियली स्टार्ट किया 90 लाख से, दैट्स अमाउंट ऑफ लोन. एंड ये EMI का कॉलम हो गया कि भाई मेरी EMI, अज्यूम किया EMI ऊपर नीचे नहीं जा रही, इंटरेस्ट रेट सेम है. इट्स द रॉन्ग अजम्पशन, बट मुझे नहीं पता क्या रहेगा. 8.5%. आई हैव टेकन द फेवरेबल अजम्पशंस फॉर टेकिंग अ प्रॉपर्टी यहाँ पर. ठीक है. 8.5%. अब हर साल इसमें से कोई प्रिंसिपल पेमेंट जा रहा है, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है. तो व्हाट्स हैपनिंग इज द अमाउंट ऑफ लोन बैलेंस रिड्यूस्ड बाय द प्रिंसिपल जो पे आउट हो गया EMI से, वो धीरे धीरे आप नोटिस कीजिए आपके लोन का अमाउंट खत्म होता चला जाएगा, 20 साल में आके जीरो हो जाएगा. इनिशियल ईयर्स में बहुत कम अमाउंट प्रिंसिपल पे होगा, लेटर ऑन ईयर्स में आप देखिए बहुत तेजी से प्रिंसिपल पे आउट होता चला जाएगा. प्रॉपर्टी वैल्यू इनिशियली अब क्या है, लोन ले या नहीं ले, प्रॉपर्टी वैल्यू को अज्यूम किया है मैंने इस एग्जाम्पल में कि वो 8% पर एनम की रेट से बढ़ रही है. क्या ये राइट अजम्पशन है, क्या ये रॉन्ग अजम्पशन है, फ्यूचर का मैं नहीं बता सकता, बट मैंने जो अभी जितने भी डेटा पॉइंट्स पिछले 10-15 साल के देखे, इससे लोअर ही ग्रोथ रेट रही थी. बट लेट मी अज्यूम 8%. There will be scenarios where you might get 10%, 12%, but median, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में, मेरे रिटर्न 8% और लोअर ही दिखे मुझे आज तक पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे. बट इस एग्जांपल में 8% लेते हैं. व्हाट्स हैपनिंग इज हर साल ये प्रॉपर्टी में कंपाउंड रेट से मैंने 8% से कंपाउंड कर दी. ठीक है. सो आप देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी. बाय द एंड ऑफ 20th ईयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ 1.2 करोड़ विल बी अराउंड 5 करोड़. ठीक है. ये वाला पार्ट था कि आपने प्रॉपर्टी बाय की. अब इसी के साथ मैंने रेंटल वाला सिचुएशन भी साथ में जोड़ दिया. रेंट का अगर मैंने जो रेंटल यील्ड अपने को बताया था 2.5 अज्यूम किए, तो हमने रेंट स्टार्टिंग किया 3 लाख रुपए साल से, एंड वो रेंट बढ़ता चला गया बिकॉज हमने 2.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी रखा. तो आप नोटिस कीजिए इट स्टार्टेड विद 3 lakhs पर ईयर एंड इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. बाय द एंड ऑफ 20th ईयर इट बिकेम अराउंड क्लोज टू 12 लाख 13 lakhs पर ईयर. नंबर बड़ा लगता है बट लॉन्ग ड्यूरेशन में टाइम वैल्यू के पर्सपेक्टिव से दिस इज ओके. 20 साल आगे की बात का ये ईयरली रेंट्स हैं. अब ये कॉलम क्या है, कॉलम आई. तो इसमें आप ये अजम्पशन देखिए ना, पहला वाला एग्जांपल जो कॉलम जी तक है वो था कि भाई हमने प्रॉपर्टी खरीदी लोन पे, लेकिन अब हमारे को जो इंसान रेंट की का भी कंडीशन करने की सोच रहा है, तो वो 3 लाख रुपए तो दे रहा है रेंट का, बट उसको अब EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही 9.3 lakhs की. तो उसके पास 9.3 lakhs माइनस 3 lakhs के रफली 6.3 lakhs के आसपास का तो उसका सेविंग जो उसको लोन में नहीं देना पड़ा, तो उस पैसे का कुछ तो करेगा वो इंसान. उसको अज्यूम किया हमने कि वो इन्वेस्ट कर देगा. हमने ब्रॉडली देखा है लॉन्ग टर्म 15-20 साल के अजम्पशन में इंडिया में 12% रिटर्न इज परहैप्स अचीवेबल. लोअर और हायर डिपेंडिंग अपॉन क्या आप एसेट क्लास चूज करते हो, बट 12% इज अचीवेबल व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट. सो व्हाट देन वी डिड वाज कि पहले साल में इस इंसान के पास, अब आप देखिए फॉर्मूला 9.3 माइनस 3 लाख 6.3 का उसकी सेविंग थी, उसने उसे उठा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डाल दिया. तो इसकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आफ्टर 20 ईयर्स वुड बी रफली 54 lakhs. सेकेंड साल की इंस्टॉलमेंट में EMI तो सेम रही आपकी, रेंट बढ़ गया आपका
का 3.24 लाख अज्यूम किया, EMI सेम रही, तो भाई अब आपका उस इंसान का जो सेविंग थी वो 6.1 रहा और उसको नेक्स्ट 19 ईयर्स के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया 12%, तो उसकी वैल्यू रह गई। सो एंड सो फोर्थ, आखिरी तक चलते गए। कुछ आखिरी के ईयर्स में कुछ और सिनेरियोज भी हैं, रेंट वाज मोर देन द EMI, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट है, तो हमने अज्यूम किया कि भैया वो पैसा नेगेटिव कंपाउंड कर गया। मे नॉट बी द राइट अजम्पशन इन मेनी केसेस, बट हमने कहा चलो वर्स्ट के सिनेरियोज ले रहे हैं। आई एम फेवरिंग बाइंग इन दिस केस। सो फ्यूचर वैल्यू अब इन सबकी जब सबको टोटल कर दिया, तो टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑन रेंट, जो उसने सेविंग की हर महीने EMI माइनस रेंट की, उसकी 20 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई टोटल सेविंग्स की रफली 3 करोड़। ठीक है, एंड ये भी सोचिए वो 30 लाख का इसने डिपॉजिट नहीं दिया था जो एक बाइंग वाले पर्सन ने दिया था ना, 90 लाख का लोन लिया 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी की, तो 30 लाख को भी तो वो इन्वेस्ट करेगा। तो 30 लाख को जब उसने इन्वेस्ट किया वही सेम अजम्पशन पे 20 साल के लिए 12% के रिटर्न से, तो 30 लाख की वैल्यू हो गई रफली 2.8 करोड़। सो द टोटल वैल्यू ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑन रेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी वाज रफली 5.9 करोड़। जो उसने पैसा जोड़ के रखा उसकी वैल्यू 5.9 करोड़ हो गई। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा से देखिए इसको एंड वापस इधर तक आ जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने पूरा एक समरी शीट में वापस डाल दिया। आई विल अनहाइड अ फ्यू कॉलम्स सो दैट इट्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं सिचुएशंस। इस पूरे ड्यूरेशन में जिस पर्सन ने बाय की थी प्रॉपर्टी, उसने करीबन 97 लाख का इंटरेस्ट पे किया। टोटल पे आउट उसकी जेब से रफली 2.17 करोड़ हुआ फॉर अ प्रॉपर्टी डील के लिए। अगर हम 8% का ग्रोथ रेट पकड़ के चल रहे थे तो आपने एग्जांपल देखा था कि दैट वाज रिजल्टिंग इन द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ 5.1 करोड़। ठीक है, तो ये 8% के हिसाब से आ गया, राइट। बेसिकली मैंने, अगर आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे 1.2 को आई कंपाउंडेड फॉर 20 years at 8%। देन मैंने कहा कि अगर 9% ग्रोथ रेट रही उस प्रॉपर्टी की तो द वैल्यू वुड बी 6.7 करोड़, और अगर 10% ग्रोथ रेट रही तो प्रॉपर्टी की 8 करोड़ के आसपास वैल्यू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, जो इंसान रेंट कर रहा था उस प्रॉपर्टी को 20 साल तक, उसने उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया रादर देन प्रॉपर्टी में, तो उसकी जो टोटल सेविंग्स रही की वैल्यू 5.9 करोड़ रही। तो व्हाट डज इट टेल यू? दैट द पर्सन हु इज रेंटिंग आउट, उसका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। जितना वो सेव कर रहा है EMI नहीं पे करके, वो पैसा अगर वो इन्वेस्ट करता रहे तो दैट मनी इज ऑल्सो अर्निंग हिम समथिंग। नाउ डिपेंडिंग वेदर ही इज अर्निंग मोर और लेस देन बाइंग अ प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी में कैपिटल अप्रिसिएशन कितना हुआ। अगर 8% हुआ, ही इज बेटर ऑफ। 8 से ज़्यादा दिख रहा है तो ही इज परहैप्स इंक्रीमेंटली नॉट सो ग्रेट, बट द डिफरेंशियल्स आर नॉट ह्यूज अगर रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए, क्योंकि आफ्टर द मोर आई गो ऑन द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, द मोर व्हाट आई वुड से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रोथ इज लेसर इन द प्रॉपर्टी। इन टर्म्स ऑफ इट्स मोर हाईली लाइकली यू 8 एंड बिलो हो रादर देन 10 एंड अबव हो। वाइल एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हाट वी हैव अज्यूम्ड द रेट ऑफ रिटर्न्स फॉर द रेंटर, द पर्सन इज रेंटिंग, 12% इज क्वाइट डिसेंट। इस मतलब इट इज नॉट टू हाई एज वेल, सो लाइकली है आप इतना पैसा तो बना ही लेंगे। ठीक है, अब लेट्स ट्राई टू सम दिस होल थिंग अप टुगेदर। सो मैथमेटिकली देखा अगर आपने, तो कुछ ज़्यादा मुझे फायदे नुकसान दोनों तरफ नहीं दिखे। आई एम मोर न्यूट्रल बाय वर्सेस रेंट में व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिकली। रादर इट इज probably the person who's renting might save more than a person who's buying. But this is not the only reason why people would want to buy a property. There's many reasons. It's a very emotional decision. It's also a practical decision. The mathematics is not always a reason to do that. When you buy a property, you get a pride of ownership, right? जिस social circle में आप रहते हैं, ठीक है, इक्विटी की गेन्स आपकी हैं, कितना वो इम्पैक्ट कर सकती हैं वो हमने मैथमेटिकली देख लिया उस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, रेंटल एस्केलेशंस आर नो लॉन्गर योर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड द मोस्ट पिंचिंग पॉइंट ऑफ रेंटिंग इज कुछ सालों में आकर आपका लैंडलॉर्ड आपको हिला जाएगा, अब निकलो यहाँ से, अब पूरा बोरिया बिस्तर उठाओ, दूसरी प्रॉपर्टी समझो, एंड हर फिर से आप सेट हो। तो इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट, राइट? You cannot even beautify the property where you're living on your taste. लैंडलॉर्ड से एक कील ठोकने से भी पहले कई बार आपको पूछना पड़ेगा कि मैं अपना वॉल हैंगिंग लगा लूँ। टैक्स पर्सपेक्टिव से द buying of property to live in may not be the most great idea, because मैक्सिमम आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो वहाँ पे 2 लाख की आज की डेट में आपको इंटरेस्ट रिबेट मिलती है। ऑन द अदर हैंड, अगर इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेस वेयर द रेंट्स आर हायर, वहाँ पर यू माइट बी लाइकली टू गेट हायर टैक्स रिबेट्स अंडर द HRA नॉर्म्स वहाँ पे। सो टैक्स पर्सपेक्टिव से द रेंटिंग माइट बी बेटर एंड द बाइंग मे नॉट बी द ग्रेट आइडिया। EMI, अब एक कॉन्सेप्ट है कि भाई रेंट ऊपर चलता चला जाएगा, EMI स्टैटिक रहेगी, दैट इज वन कॉन्सेप्ट, बट EMI could go even higher अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चल जाए। EMI might go down if the interest rates are going down. ठीक है, so this concept is not very kind of under our control, but it's important to know that EMIs can also go up and go down. Rent probably may not go down, at best flat रहता है। ठीक है, then rent amount, कई बार एक मन में आता है रेंट पे किया उससे बेटर कुछ अमाउंट जाके प्रिंसिपल पे ऑफ हो जाएगा, बिट बाय बिट प्रॉपर्टी मेरी हो रही है।
मैथ्स में हमने देख लिया अभी एक स्प्रेडशीट में दैट इट मे और मे नॉट बी द राइट सोल डिसीजन फॉर यू टू काइंड ऑफ कंसिडर प्रॉपर्टी. इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स बट इट मे नॉट बी द अ ग्रेट फैक्टर टू कंसिडर. एक नुकसान क्या है प्रॉपर्टी लेने के बाद, वही HRA का तो मैंने आपको बता दिया, टैक्स पर्सपेक्टिव से यू माइट नॉट बी बेनिफिशियली देयर. आपका बहुत मोटा कॉर्पस फंस जाता है प्रॉपर्टी खरीदने में, ठीक है. इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू आर इन द अर्ली डेज. आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, अब सोचिए ऑल ऑफ अ सडन आपका जॉब चेंज होता है, आपने ली प्रॉपर्टी बॉम्बे में, अब आपको कहा जाता है यू हैव टू मूव टू बेंगलुरु. नाउ व्हाट विल यू थिंक अबाउट, अब बॉम्बे की प्रॉपर्टी को बेचूं, रेंट पे उठाऊं, रेंट पे उठाऊंगा 2.5% रेंटल यील्ड मिलेगी. EMI पे कर रहा हूँ 8% की, 8.5% रेंटल उस पर इंटरेस्ट रेट पे. सो अटक गए. यू माइट देन बी सेइंग ना बॉम्बे का ही कोई ऑप्शन दिख रहा था, नहीं तो इतना खर्चा तो मैं डबल ना तो EMI और रेंट का दोनों का डबल नहीं ले पाऊंगा. इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी इंसान की खराब हो गई, राइट. मेंटेनेंस अब आपकी प्रॉब्लम हो गई, कुछ टूट फूट प्रॉपर्टी मेजर हो गया, नाउ इट इज योर प्रॉब्लम. गेन्स, कई बार लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी से ज़्यादा गेन्स होते हैं, नॉट नेसेसरली. टॉक टू योर फ्रेंड्स, देयर विल बी सम हु विल से मेरे को बहुत फायदा हुआ, देयर विल बी मेनी हु विल से मेरी प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है. होपफुली इन 2022-23 इट माइट हैव कम अप, ठीक है. जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, तो इट इज़ इन मेनी केसेस यू एंड अप बाइंग अ स्मॉलर प्रॉपर्टी देन व्हाट यू वुड बी वांटिंग इन योर लाइफ. क्यों? बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ा अमाउंट, बड़ा डिपॉजिट, बड़ा लोन, बड़ी EMI. तो देन यू कॉम्प्रोमाइज एट टाइम्स एट अ स्मॉलर प्रॉपर्टी. रेंट वाले किंग की तरह रहते हैं, उनको they might be able to buy a bigger property, not buy, stay in a bigger property by paying a little bit higher rent, ठीक है. बट थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड शायद एट टाइम्स आई हैव नोटिस बाइंग के टाइम में छोटी प्रॉपर्टी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, ठीक है. सो ये वाला पार्ट बड़ी क्रिटिकल है. आप लोग क्या सोचते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर वी डिस्कस्ड? डू यू हैव अ व्यू इन टर्म्स ऑफ बाय रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए? क्या आपके पर्सपेक्टिव से? आई वुड बी ग्लैड to learn about your views. Please leave them below. I would say once again, having a home is not just mathematics. It's more than that. And you saw in this video, we discussed lots of facets. I would love to know your views. If you like this video, please give us a thumbs up, subscribe to our channel, follow us, and we will kind of get you more such interesting videos. Thank you.